मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय। हिंदी दिवस की संध्या पर आप सबों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रश्न यह कि आज ही के दिन यानी कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं। कारण सीधा सा है। आज ही के दिन भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया। हिंदी राजभाषा तो बन गई, लेकिन हिंदी का सफर 1949 ईस्वी से लेकर और आज 2020 तक में हिंदी ने कहां तक तरक्की की है, क्या खोया है, क्या पाया है, कितना प्रासंगिक रहा है लोक जीवन में, शिक्षा व्यवस्था में और समाज की बुनियादी संरचना करने में। अगर एक आंकड़े को देखें तो तकरीबन 55 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। सही मायने में कहें तो दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन एक इसके साथ अतिशयोक्ति भी जुड़ा हुआ है। दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं आज तक प्राप्त हुआ है। इसके कारण कई हो सकते हैं। आज भी अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया गया हिंदी का भाषण हम याद करते हैं। बहुत उसे हम ऊर्जावान तरीके से सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अब तो हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे नेता चट बढ़ के हिंदी में बोलते हैं और हिंदी का विस्तार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगा है। लेकिन क्या हमें फिर भी सोचने की जरूरत है, हिंदी भाषा के तौर पे, हिंदी रोजगार के माध्यम के तौर पे, हिंदी शिक्षा व्यवस्था की एक शैली की, एक भाषा की तौर पे क्या वो स्थान पा पाई है जिसकी वह हकदार थी? हम जानते हैं इसका उत्तर क्या है। हम आजाद तो हो गए, लेकिन शायद आज भी हम भाषाई रूप में अत्यधिक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। खैर, हिंदी दिवस की आज इस संध्या पे हम शिकवे शिकायत में नहीं बिताएंगे, बल्कि हम उत्सव मनाएंगे हिंदी के समृद्धि का। और हमारा उत्सव मनाने का तरीका आज का यह होगा कि हम टटोल के देखेंगे, हम ढूंढेंगे अतीत के पन्नों में कि हमारे पुरखों ने आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं। इसके लिए मैं आज अपने कुछ पसंदीदा रचनाकार की पुस्तक आपके बीच लेकर के आया हूं और काफ़ी संख्या में लेके आया हूं, काफ़ी इसे और मैं उनकी कुछ चुनिंदा रचनाओं की एक दो पंक्तियां आपके बीच रखूंगा और कोशिश करूंगा कि आप इसका लाभ लें। हिंदी की दुनिया के, हिंदी परिवार के वयोवृद्ध और अभिभावक मैथिली शरण गुप्त भारत भारती में लिखते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की वो चर्चा करते लिखते हैं, है राष्ट्रभाषा अभी तक देश में कोई नहीं, हम निज विचार जान सके जिससे परस्पर सब कहीं, इस योग्य हिंदी है तदपि अब तक न निज पद पा सकी, भाषा बिना वैधिकता अब तक न हम में आ सकी। हिंदी की जो हक नहीं मिला हिंदी को, उस पे वो अपनी दुखड़ा सुनाते हैं। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त की ही एक पंक्ति सुनाता हूं आपको, जो कि स्त्री के ऊपर लिखी गई है। होती रही गार्गी अनेकों और मैत्रेयी जहां, अब भी है अविद्या मूर्ति सी कुल नारियां होती वहां। क्या दोष उनका किंतु जो उनमें गुणों की है कमी, हाय क्या करे जबकि उनको मूर्ख रखते हैं हमी। स्त्री शिक्षा की व्यवस्था पर उन्होंने चोट किया है कि स्त्री आज भी हमारे समाज में शिक्षित नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। भारत भारती में भारत की श्रेष्ठता को दिखाते हुए उन्होंने लिखा है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषिभूमि है कौन है, भारतवर्ष है। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती में भारत की विभिन्न समस्याओं को दिखाते हैं, उसका समाधान भी बताते हैं, चुनौतियों के बारे में बताते हैं, तो संभावनाएं भी दे जाते हैं। दूसरे रचनाकार जिनकी रचना एक मेरे हाथ में है, उसका नाम है मधुशाला।
आप सभी इस पुस्तक से परिचित होंगे। मधुशाला के लिए छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मधुशाला 1933 ईस्वी में लिखी गई थी। बीएचयू में इसका कहते हैं कि प्रथम उद्घोषणा हुआ था, इसे गाया गया था हरिवंश नारायण बच्चन के शब्दों में, उनकी जुबानी में, और काफी विरोध हुआ था उस समय मधुशाला को लेकर के। बात गांधी जी तक पहुंच गई। गांधी जी के पास शिकायत गई कि बापू, एक कवि हैं युवक, मधुशाला पे लिखते हैं, समाज में, परिवार में मधुशाला का बढ़ावा इससे हो सकता है। गांधी जी ने पूछा ऐसा क्या कहते हैं? बोले मधुशाला की और मधु की, शराब की काफी महिमा मंडन करते हैं। बापू मदिरा पान के खिलाफ थे। उन्होंने हरिवंश राय बच्चन को बुलावा भेजा। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि आपने कुछ लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे सुनाएं। बापू का बुलावा आया था। बच्चन जी वहां गए तत्परता के साथ। हिचक भी था मन में कि बापू जैसा व्यक्तित्व सामने होगा, क्या कहेंगे, कई दुविधाएं मन में। वहां पहुंचे और गांधी जी ने कहा कि मधुशाला का पाठ करके सुनाइए। उन्होंने सुनाया भी। सुनने के बाद उन्हें कोई कुछ अनुचित नहीं लगा मधुशाला में। उन्होंने कहा सब कुछ तो अच्छा है, फिर क्यों इसका इतना विरोध है? मधुशाला क्यों गांधी जी को सही लगा? क्या था इसमें, क्या शब्द हैं इसके? मैं इसकी कुछ पंक्तियां जो बहुत ही लोकप्रिय रही हैं वो आपके बीच तक रखता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप गांधी जी के उस भाव को समझ पाएं कि गांधी जी ने क्या पाया। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक इंसान जो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, इस पंक्ति के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन उसे एक राह दिखा रहे हैं। कुछ और पंक्ति। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। कुछ और पंक्तियां मधुशाला की। ये तो ऐसी इस किताब है कि आप इसे पूरा पढ़ जाएं और आपको एक बार भी उबन महसूस नहीं होगी। जो मेरा पसंदीदा पंक्ति है मधुशाला की, वो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते। दोबारा सुनिए। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। बार बार मैंने आगे बढ़ आज नहीं मांगी हाला। समझ लेना इससे मुझको साधारण पीने वाला। हो तो लेने दो एक साकी, दूर प्रथम संकोचों को, मेरे ही स्वर से फिर सारी गूंज उठेगी मधुशाला। एक पंक्ति आखिरी का मैं ऐसे सुनाता हूं कि मधुशाला की उत्कृष्टता इस कुछ पंक्तियों से आपको पता चलेगा। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। मधुशाला की कुछ पंक्तियों को मैंने अभी आपके बीच सुनाया है। उम्मीद करता हूं कि आप इससे आनंद पा रहे होंगे। कभी वक्त लगे तो मधुशाला को जरूर पढ़िए। अब मेरे हाथ में जो दूसरी पुस्तक है वह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है।
महाभारत का युद्ध आप सभी जानते हैं, भारतीय समाज संस्कृति इसे अछूती नहीं है, लेकिन उसको कुछ मॉडर्न तरीके से उसमें कुछ बदलाव करके युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर जो युद्ध के बाद लाशों की संख्या गिन रहे हैं, पश्चाताप के भ्रम में हैं, पश्चाताप के स्थिति में हैं, उनकी स्थिति को दिखाते हुए कुरुक्षेत्र लिखा गया है। जो इसके कुछ प्रश्न पंक्ति हैं, कुछ 2-4 पंक्तियां मैं आप तक रखता हूं। क्षमा सोवती उस भुजंग को, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्व रहित विनित सरल हो। अगली पंक्ति मैं इसी पुस्तक से आपको सुनाता हूं, जो इसके प्रसिद्ध कुछ पंक्तियां रही है, उसका आप श्रवण कीजिए। भूसे ले अंबर तक यह जल कभी न घटने वाला, भूसे ले अंबर तक यह जल कभी न घटने वाला, यह प्रकाश यह पवन कभी भी नहीं सिमटने वाला। इतना कुछ है भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते हैं नारी नर। सब हो सकते तुष्ट एक शाप, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। मानव की क्षमता कितनी है इसका महत्व बता रहे हैं राष्ट्र कवि दिनकर। छिपा दिए शब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। उन लोगों के लिए एक पंक्ति जो भाग्य पे यकीन करते हैं। ब्रह्मा ने कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं कुछ लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, उद्यमी के लिए बता रहे हैं, प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, जो आलसी हैं लाचार हैं वही भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, अन्यथा भाग्य कहती है मैं हूं उनके साथ खरी जो सीधी रखते अपनी रीठ। जो मेहनत कश हैं भाग्य उनके पक्ष में हमेशा होती है। तो यही रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुंवक भाल का ब्रहा भ्रमों से पानी। भाग्यवाद आवरण पाप का, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसे रखता दबाकर एक जन भाग दूसरे जन का। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनित नवतल है। राजा प्रजा कुछ नहीं होता, होते मात्र मनुज ही। कितनी सहज बात कही है उन्होंने, समाज में समानता को दिखाते हुए कि राजा प्रजा कुछ नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही। भाग्य लेख होता ना मनुज को, होता कर्मठ भुज ही। कुरुक्षेत्र की इस पंक्तियों के बाद मैं आपको कहानी की दुनिया में लेके चलता हूं। और भारतीय कहानी में, खास करके हिंदी साहित्य में जब भी कहानी की चर्चा की जाएगी तो प्रेमचंद्र के इर्द गिर्द ही हिंदी साहित्य की कहानियां घूमती नजर आती है। प्रेमचंद्र की कुछ चुनिंदा कहानी मेरे पास हैं, करीब 20-25 कहानियां मेरे पास मौजूद हैं अभी प्रेमचंद्र के। मैं उसमें से कुछ पंक्तियां आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहली कहानी एक में बड़े घर की बेटी, जो प्रेमचंद्र के आदर्शवाद यानी शुरुआती दौर जब लेखन का है उस समय का रहा है, जब 1910 में इसकी प्रथम प्रकाशन हुई थी, उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहां कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब
एक पग भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। देवर भाभी का संवाद चल रहा है। भाभी देवर के किसी बर्ताव से नाराज हो गई थी और उसके भैया से यानी कि अपने पति से शिकायत कर दी थी। भैया ने डांट फटकार लगाई और घर से निकल जाने को बोला। उसी संवाद का आनंद लीजिए। कैसे अब भाभी पिघल गई हैं, मन साफ हो गया है। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय पिघला, उसके बड़े भाई का। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा। श्रीकंठ बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे, इन दोनों के पिता और आनंदी के ससुर। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो उठे। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। ये आदर्श मूलक कहानी का दौर है प्रेमचंद्र का। दूसरी कहानी एक की थोड़ी सी पंक्तियां आपको सुनाता हूं जो प्रेमचंद्र के यथार्थ जीवन की सच्चाई को बताता है। और उस कहानी का मेरा फेवरेट कहानी जो है वह है कफन। और कफन 1936 ईस्वी में इसका प्रथम प्रकाशन चांद नाम के एक मैगजीन में हुआ था। कफन गरीबी का विश्लेषण करता हुआ एक कहानी है। धार्मिक आडंबरों को चोट डालता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति पर चोट डालता हुआ और जाति प्रथा को सिरे से नकारता हुआ एक कहानी है। एक बाप बेटे होते हैं। बेटे की पत्नी यानी कि उस वृद्ध पुरुष की बहू का देहांत हो जाता है। घर में कुछ नहीं रहता है, अनाज। किसान रहते हैं दोनों, काम धंधे करते नहीं, पैसा नहीं है, कफन खरीदने तक को पैसा नहीं है। पत्नी की लाश घर में रखी हुई है जो प्रसव पीड़ा में जिसका देहांत हो गया है। उसी प्रसंगों में कुछ पंक्तियां मैं कहता हूं। लेकिन ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। प्रेमचंद्र के शब्दों को देखिए अब। कफन आ गया। घीशु, कैसा बुरा रिवाज है। जिसे जीते जी तन ढकने को चिथरा ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। माधव, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। घीसू, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। धार्मिक आडंबर पर चोट है। फिर आगे कहानी के उत्तरार्ध में लिखते हैं प्रेमचंद्र, भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास को अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। कहने का अर्थ है कि जब इंसान तृप्त होता है तो गरीब से गरीब इंसान क्यों ना हो दान करने लग जाता है। माधव ने फिर आसमान की ओर देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी बापू, बैकुंठ की रानी बनेगी वह। प्रेमचंद की कुछ पंक्तियां मैंने आपके बीच रखा है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। जब भी हम हिंदी की बात करते हैं तो उर्दू उसके इर्द गिर्द आ जाती है। सच कहे तो दोनों ही सौहार्द हैं, मतलब बहनें हैं दोनों। और कहते हैं कि कहने वाले कि हिंदी में अगर उर्दू का थोड़ा सा छौंक लग जाए तो फिर हिंदी का मजा ही कुछ और हो जाता है। जी हाँ, जॉन एलियर की एक संस्करण मेरे हाथ में अब है। उर्दू फारसी के बहुत बड़े शायर रहे। थोड़ी सी इनकी 1-2 शेर आपको मैं सुनाता हूं। उठाया एक कदम तूने उस तक, उठाया एक कदम तूने ना उस तक, बहुत अपने को मांदा कर लिया क्या, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। अगले एक शेर में जॉन एलिया कहते हैं,
कि बेकरारी सी बेकरारी है। बेकरारी कैसी है? तो बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है। वस्ल कहते हैं मिलन को, और फिराक तारी का मतलब होता है वियोग। प्रेम के दोनों रूप है, मिलन होगा तो वियोग भी होगा। तो कहते हैं बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, बिन तुम्हारे कभी नींद नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। जॉन एलिया की इन शब्दों में आप कितना रस है इसको महसूस कर पाए होंगे। क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैं जल्दी से कुछ और रचनाकारों की रचना को ला रहा हूँ और अलग अलग विधाओं से ला रहा हूँ। मेरे हाथ में अब एक नाटक है। अभी मैंने आपको कहानी सुनाया, शेर सुनाया, कविताएं पढ़ के सुनाई, और अब मैं आपको एक नाटक जो भारत दुर्दशा है, जैसे मैंने कहा कि कहानियों के सम्राट प्रेमचंद्र हैं, उसी प्रकार नाटक की शुरुआत और नाटक के जो सम्राट है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतीय हिंदी नाटक विधा की जब भी चर्चा की जाएगी, रंगमंच की चर्चा की जाएगी, चंद्र के भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम के बिना अधूरा रहेगा। तो भारत दुर्दशा उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। इसके कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन सा अंश आपके लिए बेहतर रहेगा। कहते हैं उस जमाने में जब गांव में मनोरंजन का कोई साधन नहीं हुआ करता था, ये दौर करीब आप रख लीजिए 1980-85 सब के आसपास का है। उस दौर में ये नाटक लिखा गया है। गजल लिखा है, इस नाटक में गजल भी लिखा गया है हिंदी में, तो आप सुनते भी होंगे। आलसी प्राणियों के लिए यह है, जरा सुनिए। आलस का भी अपना मजा है, आनंद लीजिए। लॉकडाउन में तो सीख ही लिए होंगे आलस में जीना। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा। भारतेंदु लिखते हैं कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पे मिसले लोथ फरे रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा, रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, छोरों पे नक्शेपा है मिटाना नहीं अच्छा। अब ये पंक्ति बहुत ही, मतलब आप इस पंक्ति को दोबारा सुनना चाहेंगे, इस तरह की पंक्ति है। सुनिए, युवा दिलों को ज़्यादा ही पसंद आएगी ये पंक्ति। आप समझ रहे होंगे कहाँ मैं पहुँच जा रहा हूँ, आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ। उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, उठ करके कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। देख रहे हैं आलस की प्रकाष्ठा यह है। मिल जाए, अब देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत दुर्दशा क्यों हुआ होगा, किन लोगों के वजह से भारत माता की यह स्थिति हुई होगी। यह बता रहे हैं कि मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मीरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। अब जिनकी एक पंक्ति मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कामायनी से ले लेते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई एक रचना है। स्त्री के चरित्र, स्त्री के गुण धर्म, इनके बारे में बहुत बारीकी से लिखा गया है। इसमें कुछ अगर मैं आपको बताऊं तो 16-17 इसमें सर्ग हैं। आमुख, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा आदि कई तरह के सर्ग हैं। इसके कुछ सर्ग की पंक्तियां मैं आप तक रखता हूं। एक सर्ग जो हम सबों के जीवन में है, जो बहुत ही सहज है, परंतु इंसान उस पर बात करने से हिचकता है, खास करके हमारा भारतीय समाज, पता नहीं क्यों। और वह जो विषय वस्तु वो है काम, यानी कि सेक्स। इस पे हमारे समाज में हर किसी ने पाबंदी लगा रखा है, यानी कि समाज में आप चरित्रवान हैं या नहीं, इसका तय आपके काम इच्छा से होती है। कितनी अप्राकृतिक बात है यह। कामायनी में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, जरा सुनिए। मधुमेह वसंत जीवन वन के, मधुमेह वसंत जीवन वन के, वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। काम के लिए कहा जा रहा है। क्या तुम्हें देखकर आते यो मतवाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी,
निश्चिंत आह वह था कितना, उल्लास काकली के स्वर में, आनंद प्रतिध्वनि गूंज रही जीवन दिंगत के अंबर में। शिशु चित्रकार चंचलता में कितनी आशा चित्रित करते, और स्पष्ट एक लिपि ज्योतिर्मयी जीवन की आंखों में भरते। ये काम सर्ग से मैंने सुनाया। अब मैं आपको अगली सर्ग पे ले चलता हूं, और वह सर्ग है लज्जा। लज्जा सर्ग की कुछ पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध रही है जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी रचित में, और नारी को लेकर के जो, हालांकि इस पे विवाद भी है, बहुत आधुनिक जो नारी विमर्श के लोग हैं इस बातों से सहमत नहीं भी होते हैं। मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप कैसे इसको लेते हैं। मेरा काम है आपको पंक्तियों का आनंद दिलाना, शब्दों की दुनिया में ले चलना। तो चल देखते हैं जयशंकर प्रसाद क्या लिखते हैं। नारी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीयूष स्रोत सी बहा करो, विश्वास रजत नग पद तल में, जीवन के सुंदर समतल में। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। आंसू के भीगे अंचल पर मन का सब कुछ करना हो रखना होगा, तुमको अश्मि अपनी स्मृत रेखा से वह संधि पत्र लिखना होगा। कर्म सर्ग पे एक पंक्ति कर्म सर्ग का भी सुना ही देता हूं, क्योंकि कर्म बहुत ही जरूरी है हम सबों के लिए। जब तक कर्म नहीं तब तक फल नहीं, गीता में आपने सुना ही होगा। मन जब निश्चय सा कर लेता, मन जब निश्चय सा कर लेता, कोई मत है अपना, बुद्धि दैव बल से प्रमाण का सतत निखरता सपना। कामायनी दास की जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचित इस कुछ पंक्तियों के बाद मैं आपको ले चलता हूं, और मेरे पास कुछ और पंक्तियां हैं। कुछ कहा एक उपन्यास, चूंकि हमने देखा कि कविता देख लिया, कहानी देख लिया, नाटक भी देख लिया, हिंदी साहित्य की एक विधा बच गई है, वह है उपन्यास। तो मेरे हाथ में अभी एक उपन्यास संयोग से है, वह है कृष्णा सोबती का मित्रों मर जाने। कृष्णा सोबती के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक फ्रेंच राइटर थी सिमोन द बोआ। कभी मौका मिले तो गूगल पे जरूर सर्च करिए। सिमोन द बोआ फ्रेंच राइटर हैं और महिलाओं के ऊपर लिखती हैं, स्त्री विमर्श के ऊपर लिखती हैं। और क्या लिखती हैं, उनकी कलम की धार, उन्होंने अपने कलम को कहीं रोका नहीं, टोका नहीं, उन सभी बातों को उन्होंने लिख डाला एक पुस्तक में। कई पुस्तकें उनकी फेमस हैं, मेरे पास एक पुस्तक उनकी है जिनका नाम है द सेकंड सेक्स। कभी मौका लगे जीवन में तो एक बार जीवन की भाग दौड़ से समय निकाल के द सेकंड सेक्स जरूर पढ़ें। स्त्री के लिए आपके विचार बदल जाएंगे। द सेकंड सेक्स का मतलब हुआ कि फर्स्ट सेक्स हमारे समाज में, पूरी दुनिया के समाज में किसे माना गया है? पुरुष को। सभी नियम, कायदे, कानून, दायरे, सीमाएं, हर कुछ पुरुषों ने अपने हिसाब से तय कर लिए हैं। और महिलाओं से क्या कहा कि बस तुम इन सीमाओं का, इन कानूनों का पालन करो। पालन कर लिया तो देवी, अन्यथा दुष्ट आत्मा। समस्या यह है कि समाज में स्त्रियों को हमने या तो दासी का दर्जा दिया है या देवी का, जबकि उसकी जगह इंसान बनने की थी। हमने उसे इंसान नहीं बनने दिया। इसीलिए स्त्री अपने स्वाभाविक मूल को कई बार स्वयं भी भूल जाती है। समाज उसे भूलने पे विवश कर देता है। मित्रों, जहां तक कृष्णा सोबती और मित्रों मरजानी का सवाल है, तो कृष्णा सोबती ठीक सिमोन द बोआ, जो फ्रेंच राइटर, जो सेकंड सेक्स की राइटर हैं, ठीक उनके जैसे ही भारतीय समाज में हिंदी की विधा में बोल्ड लिखने की आदि रही है। मित्रों मरजानी पे काफी अश्लीलता का आरोप भी लगा। मैंने भी इसी वजह से इस नॉवेल को लिया और इसे पढ़ना शुरू किया। पर वाकई अगर एक बार आप इसे पढ़ना शुरू कर दें तो आप अंत कब कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। बहुत पतली सी किताब है, नॉवेल है, जरूर पढ़िए कभी। महिलाओं की कामिच्छा को लेकर के, महिलाओं के अपने फीलिंग्स को लेकर के उन्होंने बहुत खूब लिखा है। क्या कलम चलाया है। इसीलिए कहते हैं कि संवेदना कितनी भी बेहतर हो, स्वयं वेदना से बेहतर नहीं हो सकती। स्त्री जितना खुद
स्त्री को समझ सकती है, पुरुष चाह के भी कितनी भी कोशिश कर ले वह नहीं समझ पाएगा उसकी स्थिति को। कुछ पंक्तियां मैं मित्रों मरजानी की आपके बीच रखता हूं, थोड़ी बहुत पंक्तियां रख देता हूं ताकि आपकी जिज्ञासा जगे और हिंदी पढ़ने के लिए आप तत्पर हो जाए। मित्रों एक लड़की का नाम है, एक महिला का नाम है जिसकी नई नई शादी हुई रहती है। वह उन समाज से होती है जिस समाज को पुरुष या सभ्य समाज अपने घर के अपने बिस्तर पे तो सजा सकता है, लेकिन अपने घर में, अपने गृहस्थ आश्रम में जगह नहीं दे सकता है। आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। मैं वेश्यालय की बात कर रहा हूं। अपनी काम इच्छा की संतुष्टि के लिए, अपने हवस की प्यास को बुझाने के लिए पुरुष स्त्रियों से संगत तो कर सकता है पर उसे गृहस्थ आश्रम में नहीं ला सकता। मित्रों मरजानी जो ये पुस्तक है यह कुछ इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमती है। एक महिला जो वेश्यालय में होती है उसे कृष्णा सोपती हिम्मत दिखाते हुए वेश्यालय से निकाल करके एक गृहस्थ आश्रम में ला डालती है, और फिर जो एक सभ्य समाज, एक सभ्य परिवार, कुलीन परिवार में उथल पुथल मचता है, उसको फिर कितने ही सरलता से, सहजता से शब्दों के माध्यम से कागजों पे कृष्णा सोपती उतारती हैं, वो पढ़ते ही बनता है। कुछ पंक्ति मैं आपको यहाँ सुनाता हूँ। मित्रों उसी लड़की का नाम है। मित्रों झिझकी हिचकिचाई नहीं, परे परे कहा, 7 नदियों की तारूं तवे सी काली मेरी माँ, और मैं गोरी चिट्ठी उसकी कोंक परी, कहती है इलाके के बरभागे तहसीलदार की मुंह मुहादरा है। मित्रों अब तुम ही बताओ जिठानी, तुम जैसा सतबल कहां से पाऊं लाऊं। यहाँ की पंक्ति समझिए कि एक स्त्री अपनी कामेच्छा को कितनी खुलकर के कह रही है, जो भारतीय समाज में पुरुष के लिए भी शायद कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कृष्णा सोपती आज से इतने वर्ष पहले ही ये बात लिख के चली गई। निश्चित तौर पे समाज के उन ठेकेदारों के पेट में खुजली होना जरूरी सा था, लाजमी सा था, जिन्होंने इस समाज की सभ्यता का ठेका ले रखा है। यहाँ मित्रों के माध्यम से कहती हैं कृष्णा सोपती कि देवर तुम्हारा मेरा रोग नहीं पहचानता, बहुत हुआ हफ्ते पखवारे, और मेरी इस देह में इतनी प्यास है, इतनी प्यास कि मछली सी तरपती हूँ। सुहाग उसकी जेठानी का नाम रहता है। सुहाग फटी फटी आंखों देवरानी को ऐसे तकती रही कि पहली बार देखा हो, कि नाक नक्शा ध्यान ना आता हो। सिर हिला, फीके गले कहा, देवरानी इन भले लोगों को भुलावा दे, तुम्हारी माँ ने अच्छा नहीं किया। यानी कि वेश्यालय से गृहस्थ आश्रम में शादी कर दिया। तब एकाएक मुंह तमतमा आया, देवरानी बहु बेटियों के लिए तो घर गृहस्थी की रीति ही लक्ष्मण की लीक, लक्ष्मण रेखा जिसको कहते हैं, जाने अनजाने फलांगी नहीं की ... उसके बाद समझ सकते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा से, कहते हैं ऐसा, मेरा ऐसा विचार नहीं है, कहते हैं कि स्त्री एक बार घर की सीमा रेखा को लांघ जाए तो उसका वापस आना लगभग नामुमकिन होता है। और इस बात को कुछ, मैं क्या कहूँ, कुछ शब्द थोड़ा सा आपको असहज करेगा, बस कुछ जाहिल मानसिकता के व्यक्ति इस बात को साबित करने के लिए, अपने इस बात को, अपने इस तर्क की विकृत व्याख्या करने के लिए उस रामायण का उदाहरण देते हैं जब साधु वेश में रावण भिक्षा मांगने के लिए माँ सीता के आश्रम में आता है, और सीता लक्ष्मण रेखा को लांघ करके भिक्षा देने के लिए रावण को जाती है, और फिर आप जानते हैं कि सीता हरण हो जाता है और सीता वापस उस कुटिया में नहीं आ पाती है, और फिर उसके बाद की घटना आपको पता ही है। यही वो लाइन है जो भारतीय समाज के महिलाओं के लिए खींच दी गई है, पुरुषों के द्वारा लक्ष्मण रेखा दिखाया गया है। बहु बेटियों के लिए तो घर गृहस्थी की रीति ही लक्ष्मण की ली, जाने अनजाने फलांगी नहीं की ... आगे आप समझ लीजिए। मित्रों ने कानों पर हाथ दे आंखें नचाई, ठोक पीट मुझे अपने सबक दोगी तो मैं भी मुंडी हिला लूंगी जिठानी, पर जो मैं हौस इस तन व्यापी हूं। आगे की कुछ पंक्तियां छोड़ के मैं एक पैराग्राफ आपको और सुनाता हूं।
मुझे लगता है मित्रों, मरजानी पुस्तक में आपका इंटरेस्ट जरूर आ रहा होगा, जरूर इसको खरीदिए और पढ़िए। मित्रों ने भिनसरे आंख खोली, मतलब रात में जैसे सो के उठी है, भिनसरे का समय, भिनसरा मतलब अहले सुबह, एकदम मॉर्निंग टाइप का। मित्रों ने भिनसरे आंख खोली तो जिठानी के बदले सास को पास बैठे देख रात की सारी कथा वार्ता याद हो आई। चमक कर बाहें फैलाई। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि मैंने पहले इस नोवेल को पढ़ लिया है, पढ़ चुका हूं मैं इसको पहले ही, तो पढ़ चुका हूं तो मुझे इसकी कहानी याद आ रही है, तो मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ रही है। आप भी जब पढ़ेंगे तो ऐसा ही मुस्कुराएंगे दूसरी बार रिवीजन करते टाइम। मित्रों ने भिनसरे आंख खोली तो जिठानी के बदले सास को पास बैठे देख रात की सारी कथा वार्ता याद हो आई। चमकते बाहें फैलाई, अलसाई सी अंगराई ली और सास को ऐसे घूरा जैसे आंख ही आंख में हंस हंस कहती हो, सासू जी जवानी कहीं से मांग कर तो नहीं लाई। आंखें मटकाए ढिढाई से कहा, मुंह अंधेरे यहाँ कैसे माँ जी। मित्रों बेचारी अहले जहान तो नहीं चली कि उसका दीवा बत्ती करवाने आई हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इसको पूर्ण विराम देता हूँ। आपसे उम्मीद करूंगा कि इसका पूरा आनंद लेने के लिए इस पुस्तक को खरीदिए और पढ़िए जरूर। समस्या क्या है कि हिंदी को हमने छोड़ रखा। मैं खुद भी, जब तक मैं चूंकि मेरी एकेडमिक की जितनी भी पढ़ाई रही है और इंग्लिश में रही है, तो मैं खुद भी, साहित्य का प्रेम तो मुझे शुरू से रहा, पर मैं इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ता था। लेकिन जब मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में आया तो यहाँ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। थोड़ी सी प्रसंग सुना देता हूँ, मेरा हिंदी साहित्य में प्रेम कैसे जगा। तो यहाँ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, तो मैं कई और सब्जेक्ट पे मेरा ध्यान था। लेकिन गलती से एक दिन मेरे एक मित्र, उनसे थोड़ी बहुत मेरी बातचीत हुई आईएएस की प्रिपरेशन को लेकर के, और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य ही था। मुझे बड़ा मजा आया उनसे बात करके, उनके व्यक्तित्व में मुझे बहुत गहराई नजर आई। तो मैंने उस वक्त तय तो नहीं किया कि हिंदी साहित्य लूंगा। अपने एक दो टीचर जो हैं यहाँ के, मैंने उनसे बातें करी और फिर मैंने एक कुछ पढ़ा, एक दो पुस्तक जो यहाँ के मतलब हिंदी लिटरेचर में पढ़ाई जाती है यूपीएससी में, उसको खरीदा और पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब तक जो मैंने पढ़ा था वो मैंने नॉलेज गेन किया, ज्ञान विज्ञान हासिल की। पर हिंदी साहित्य को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा जान पड़ा कि अब मैंने अपना व्यक्तित्व निर्माण किया। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे अंदर में एक सोया हुआ जो व्यक्तित्व था कहीं, वो व्यक्तित्व कई रंगों का हो सकता है। आसान भाषा में, सहज भाषा में इंसानियत कह देते हैं लोग, या और भी अपने अपने हिसाब से जो भी आप शब्द कहें। कहीं एकाएक अचानक ही जागृत हो गई और मुझे इतना सहज बना दिया हिंदी साहित्य ने जीवन की तमाम चुनौती और संभावनाओं के लिए, कि फिर मैं उसके बाद ना सिर्फ अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन में हिंदी साहित्य को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया, बल्कि उसके बाद मैं किताबें दर किताबें हिंदी साहित्य की खरीदता रहा। और अब मेरी हालत यह है कि महीने में जब तक मैं 10-15 हिंदी के साहित्य की पुस्तकें ना खरीद लूं, मुझे चैन ही नहीं मिलता है। तो बुक कलेक्शन ऐसा ही मेरा जगह हिंदी को लेकर के, और जब हिंदी खरीदता हूं तो उर्दू की भी कुछ पुस्तकें हाथ लग ही जाती है। मैंने पहले ही कहा है कि बड़ा अनुनाश्रय से संबंध है इन दोनों में। तो उर्दू की बात चली तो फैज अहमद फैज, आप सभी जानते हैं फैज अहमद फैज को। उनकी कुछ पंक्तियां, उनके केस, कुछ शेर आपको सुनाने जा रहा हूँ। उर्दू में है, हिंदी में है, उर्दू की थोड़ी सी उसमें झलक है, तो सुनिए, आनंद लीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वश्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवाज। बोल की लब आजाद हैं तेरे, मेरा ख्याल है कि आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। बोल की लब आजाद हैं तेरे, जब लोकतंत्र पे हमला होता है, सरकारें निष्ठुर हो जाती हैं, निरंकुश हो जाती है, तो साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी समाज इस पंक्तियों को कहने से नहीं चूकता है। बोल की लब आजाद हैं तेरे, और ये शेर, ये गजल जो लिखा है वो फैज अहमद फैज की है।
तो सुनिए, आनंद लीजिए। बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल जवां अब तक तेरी है, तेरा शुतबा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। शुतबा मतलब होता है तना हुआ। तेरा शुतबा जिस्म है तेरा, अभी तक तेरा मतलब सुरीला तना हुआ जिस्म है, जवान हो तुम। तेरा शुतबा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। देख की आह नगर की दुकानें तुंद हैं, शोले शुर्ख हैं आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने। कुफलों मतलब होता है ताला, ताले, और दहाने मतलब मुंह, ताले के मुंह खोलने लगे। खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैल हर जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जवां की मौत से पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल की जो कहना है कह ले, बोल की लब आजाद है तेरी। एक पंक्ति आपको सुनाऊंगा और फिर आप चाहेंगे कि मैं इसे पूरा सुना दूं, तो जाहिर सी बात है मैं पूरा ही सुना दूंगा। फैज अहमद फैज की ही ये रचना है, सुनिए। बहुत फेमस है, यूट्यूब पे खूब मिलेगा आपको, खूब। और फिर युवा वर्ग जो है उनको बड़ा पसंद आया होगा। तो आप समझ रहे होंगे मैं आपको किधर ले जा रहा हूँ, और आप पहले से तैयार रहते हैं उधर जाने के लिए हमेशा। कुछ इश्क किया कुछ काम किया। अब आपके लिए काम की बात हो गई होगी, तो ध्यान से सुनिए। कुछ इश्क किया कुछ काम किया। शुरू करता हूँ। वे लोग बड़े खुशकिस्मत थे, वे लोग बड़े खुशकिस्मत थे, जो इश्क को काम समझते थे। देखिए क्या शब्द है, काम क्या है तो इश्क है, और इश्क को ही काम समझ रहे हैं, दूसरा कोई और काम ही नहीं है। वे लोग बड़े खुशकिस्मत थे, जो इश्क को काम समझते थे, या काम से आस्की करते थे। हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ना इश्क होता है ना काम होता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिलन अब राम, जानते ही आप सभी। काम इश्क के आड़े आता रहा, काम इश्क के आड़े आता रहा, और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिरी तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे, जो इश्क को काम समझते थे, या काम से आस्की करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। मखदूम की याद में, मखदूम उर्दू के एक मशहूर कवि रहे। उनकी याद में फैज अहमद फैज ने कुछ पंक्तियां लिखी। उसकी दो पंक्ति शुरुआती मैं आपको सुनाता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। मन करे तो किसी को सुना दीजिए, जिंदगी में कभी न कभी काम बन ही जाएगा इस पंक्ति से। बड़े काम की पंक्ति है, लिख लीजिए। आपकी याद आती रही रात भर। आजकल खास करके व्हाट्सएप स्टेटस के लिए ऐसे पंक्तियों का काफी चलन पड़ा है। आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। बस इतना ही था, और है पर ज्यादा अभी नहीं सुनाऊंगा। कुछ और हमारे पास है रचनाकार, उनकी कुछ पंक्तियां आपके बीच रखूंगा। फैज को हम यहीं पूर्ण विराम देंगे। एक पंक्ति दो पंक्ति और सुना देता हूं चलिए, क्योंकि फैज को सुनना और फैज को पढ़ना दोनों ही खुशकिस्मती है। वो मेरे होके भी मेरे ना हुए, वो मेरे होके भी मेरे ना हुए, उनको अपना बनाकर देख लिया। फैज कह रहे हैं कि वो मेरे होके भी मेरे ना हुए, उनको अपना बना के देख लिया। आज उनकी नजर में कुछ हमने सबकी नजरें बचा के देख लिया। एक बार और पढ़ देता हूँ, आपका मन कर रहा होगा, आप मेरे सामने होते जरूर कहते हैं कि एक बार और, वंस मोर, तो मैं कह ही देता हूँ। वो मेरे होके भी मेरे ना हुए, उनको अपना बना के देख लिया। वो मेरे होके भी मेरे ना हुए, उनको अपना बना के देख लिया। आज उनकी नजर में कुछ हमने सबकी नजरें बचाकर देख लिया। और एक और पंक्ति, तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं।
तो फैज को यह पूर्ण विराम देते हैं, वरना पूरी बुक आपको मतलब ये उनका जो संग्रह है ये पूरा आपको सुनने का मन करने लगेगा। फैज हैं ही इतने मजेदार। अब कुछ और सुनाता हूँ। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, आप जानते होंगे, बहुत 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 प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। उनकी एक दो पंक्ति सुनाता हूँ। जीवन में कई बार जब हम संघर्ष करते हैं, अपना एक मंजिल तय करते हैं, उस ओर चलते भी हैं, पूरे मन से चलते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बार हम सफल ही हो जाए, क्योंकि लाखों लोग चलते हैं। जो पहले पहुंचेगा, जिसकी क्षमता अधिक होगी, वह उस मंजिल को पा लेगा। और पाने की जो मंजिल है वो कुछ ही लोगों को मिलेगा, वो मंजिल सबको नहीं मिल जाएगी। लेकिन लक्ष्य की साधना करना, उस तरफ चल देना, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब सपना टूटता है तब क्या बीतती है। कई आदमी हतोत्साहित हो जाते हैं, कई जीवन से ही हार मान लेते हैं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन इन्हीं बातों को लिखते हैं, जीवन के संघर्षों के बारे में लिखते हुए जीवन को के आशावादी रूप को वो दिखाते हैं। सुनिए और आनंद लीजिए। यह हार एक विराम है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मैं मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता ना मेरी पूछो, लघुता ना अब मेरी पूछो। इसे दोबारा सुनिए। लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पर तुझसे, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। अब आप देखिए कि हमारे पुरखें, हमारे जो पूर्वज हैं, कितनी गहरी बातें कुछ पंक्तियों के माध्यम से हमें जीवन पथ पे एक राह दिखाने के लिए छोड़ गए हैं। और हम हैं कि पता नहीं कौन सी दुनिया में उलझे रहते हैं। कभी किताबों की दुनिया में झांक के रखिए और कहते हैं कि जिंदगी क्या है, किताबों को हटा के देखो। तो कभी इन चीज़ों को हटाइए, अपनी सिलेबस की किताबों को, साहित्य की ओर बढ़िए, सोशल मीडिया से दूर हटिए थोड़ा। हमें हमेशा के लिए नहीं कहता हूँ, कभी कभी। और इन रचनाओं को पढ़िए, आनंद देगा, अजीब सी खुशी महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ अर्जित किया हो। गोपाल दास नीरज हिंदी साहित्य के परिवार का एक जाना माना चेहरा। गोपाल दास नीरज वो भी लिखते हैं, उनके लिए जो चरे वेती से थक जाते हैं, यानी कि जीवन संघर्ष से हार मान लगने जाते हैं, उनके लिए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। आश्रु को क्या उन्होंने कहा है? मोती, आंसू को। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटता है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गिली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। दोबारा सुनिए। गिली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी है समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलवाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है।
वस्त्र पहन के आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तुम की उम्र कम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखरों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आप देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे कि कितनी मार्मिक बातें लिखी गई है। अगर आप इन पुस्तकों को पढ़ें तो क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में कभी भी नकारात्मकता का जरा सा भी लेश रहेगा? कितने उत्साह से आप लबरेज रहेंगे, जरा आप खुद सोचिए। कुछ और पंक्ति, और अब जो मैं सुनाने जा रहा हूँ शायद मैं ये आखिरी रचनाकार होंगे आज की इस बातचीत में, हिंदी दिवस के बातचीत में। रचनाकारों की तो ढेर लगी है, हिंदी साहित्य में एक से एक बढ़कर के हिंदी के लाल हुए, जिन्होंने हिंदी को अपने शब्दों से, अपनी रचनाओं से सुशोभित किया है, आगे बढ़ाया है, मान दिलाया है। उन्हीं में से मेरे जो सबसे एक पसंदीदा हिंदी के कवि रहे हैं, उनका नाम है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का उनकी एक संकलन है शाये में धूप, पुस्तक है। कभी मौका लगे अमेजन वगैरह पे जाइए, पुस्तक मेला में जाइए, मिल जाएगा। मेलाएं तो बहुत गए होंगे, कभी पुस्तक मेला का आनंद लीजिए, जीवन का असली सुख तो वही है। खैर, दुष्यंत कुमार की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां मैं आपके बीच रखता हूं, जो जीवन के दर्शन को बताती है, जीवन जीने के सलीकों को सिखाती है। पहली जो कविता मैं उनकी सुनाने जा रहा हूं, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, आपने काफी सुना होगा। हो गई है पीर पर्वत सी, उसकी कुछ पंक्तियां हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। शब्दों की उष्मा को समाहित करें और आनंद ले। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। दीवार है और शब्द देखिए कि दीवार पर्दों की तरह हिल रही है, जैसे घर के पर्दे हिला करते हैं। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। शब्दों की उत्कृष्टता देखिए और भावनाओं को समझिए। फिर से मैं पढ़ता हूँ। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। इस पंक्तियों को तो काफी आपने सुना होगा। जब छात्र आंदोलन वगैरह होता है तो इन पंक्तियों का सहारा लेकर के सत्ताओं को हिला देने का जश्न मनाया जाता है। और वो पंक्तियां क्या है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज की इस हिंदी दिवस की संध्या पे जो आखिरी काव्य आपके बीच में लेके आया हूँ, दुष्यंत कुमार की ही है। मैं जितनी बार भी दुष्यंत कुमार को पढ़ता हूँ, पता नहीं कहाँ खो जाता हूँ। और हिंदी के ऐसे रचनाकार ये हुए, ऐसे कवि हुए जिन्होंने हिंदी में गजल का प्रयोग किया, और क्या खूब प्रयोग किया। कभी आप इनके हिंदी के गजलों को पढ़े, क्योंकि उर्दू और फारसी की गजलों को आज पढ़ेंगे तो शायद ये युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा नहीं समझ रही है। हालांकि कोशिश करेंगे तो वह भी सहज है आपके लिए, लेकिन हिंदी में गजल पढ़ें और उसका भी अपना वही टेस्ट हो जो उर्दू और फारसी मिल जाने के बाद मिले, तो अलग ही एक अंदाज आता है। इसी मिसाल को आगे बढ़ाते हुए दुष्यंत कुमार की एक गजल पढ़ रहा हूँ। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी ढूंढ
कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों। वो लोग जो जिंदगी की उम्मीद को खो चुके हैं उनके लिए कहते हैं कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, निवर्सन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट से जा जा के बतियाती तो है, दुख नहीं कोई की अब उपलब्धियों के नाम पर, दुख नहीं कि कोई की अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है, इस नाव की धार में, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। दुष्यंत कुमार के ये शेर, दुष्यंत कुमार की रचनाएं निश्चित तौर पे आपको जीवन संघर्ष पे बढ़ाने के लिए काफी रहा होगा। वसीम बरेलवी का एक शेर याद आता है, आप सुना रहे हैं तो एक और सुना ही देता हूँ। यूं ही समझ लीजिए, जिंदगी में कभी इसका भी प्रयोग कीजिए। काम की शेर सुनाने जा रहा हूँ, लिख लीजिए कहीं पे, नोट कीजिए अपनी डायरी में। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताओ, क्या है शेर कि तुम मेरी, ध्यान से सुनना है, छोटा सा शेर है 2 लाइन का, जब तक आप ध्यान देंगे तब तक निकल जाएगा, तो ध्यान से कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताओ, तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। एक दो और सुना देता हूं। अब चलते चलते वो से सुनाता हूं जो मेरे नौजवान दोस्तों को पसंद आएगा। आप लोग काफी ये भी मैसेज मुझे करते रहते हैं कि अपनी लिखी हुई कुछ रचनाओं को सुनाइए। मैं कोशिश करूंगा, हिंदी है हम, इस एपिसोड का, इस जो पूरा सीरीज में रखूंगा हिंदी है हम, और कई सारे हिंदी के जो पुरोधा रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, उनकी रचनाएं आपके बीच लाता रहूंगा, और मैं अपनी स्वरचित रचनाएं भी जल्द ही आप तक पहुंचाऊंगा। एक शेर सुनिए। मुमताज नशीन कहती हैं कि आज इकरार कर लिया हमने, आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने, आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने, अब तो लगता है जान ही जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। फिर कहती है कि तुम कर लूं तो एतराजे मोहब्बत, कर लूं तो एतराजे मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे, कर लूं तो एतराजे मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे, मैं तुम्हें खत तो लिख दूं मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। इसी शब्दों के साथ, इसी बातों के साथ आज की यह चर्चा हम यहीं समाप्त करेंगे। एक बार फिर से हिंदी दिवस की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस एक अपील करूंगा आपसे, हिंदी को पढ़ें, अन्य भाषाएं भी आप सीखें। निश्चित तौर पे कहते हैं कि इंग्लिश, अंग्रेजी जो है वह व्यापार की भाषा है, उर्दू प्यार की भाषा है, और हिंदी व्यवहार की भाषा है। तो अगर आपको व्यवहार प्रिय बनना है, और कहते हैं जीवन में सबसे अधिक काम कुछ आता है तो वह है व्यवहार, तो व्यवहार अगर सीखना है तो हिंदी को जागृत रखें अपने अंदर, हिंदी की आग को जलने दें, उसे रोके ना। कोई भाषा को स्टेटस बना लेना आपकी मर्जी है, पर भाषा से ज्ञान का दायरा पता नहीं चलता है, यह एक विकृति है, कुतर्क है। तो हिंदी को पढ़ें और हिंदी को जिंदा रखें। इससे पहले हिंदी को इतना जिंदा कर दें कि हिंदी आने वाले दिनों में हिंदी भाषा ही रहे, ना कि बोली बन जाए। आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझे हैं मैं क्या कहा हूं अभी, तो हिंदी को आप पढ़ना शुरू कीजिए, हिंदी में लिखना शुरू कीजिए। अब तकनीक भी हिंदी के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो गई है, गूगल पे आ गया है फोनेटिक्स का, सोशल मीडिया पे लोग जम के हिंदी में लिख रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं जम के। बॉलीवुड का हिंदी के प्रसार में काफ़ी योगदान रहा है, मीडिया का काफ़ी रहा है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के। तो इन्हीं सभी बातों के साथ
आपसे आज के इस चर्चा में, जिसका नाम था हिंदी है हम, में मैं मनीष भारती आपसे विदा लेता हूं। ये सीरीज हम जारी रखेंगे इस वादे के साथ, किसी दूसरे रचनाकार के साथ मैं आपके सम्मुख मुखातिब होऊंगा। ढेर सारी बातें करेंगे, हिंदी की रचनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। नया पीढ़ी, जो नवा पीढ़ी है उस तक कि अगर वो पढ़ ना पाए तो यूट्यूब सबके पास है, कम से कम सुन ले। यह वीडियो या चर्चा पर चर्चा करने का मेरा मकसद इतना भर है, और निश्चित तौर पे आत्मसंतुष्टि भी मुझे काफ़ी मिलती है ऐसे चर्चाओं से, ऐसे विचार विमर्श से। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लंबी विचार विमर्श रहा, आप सब इतना धैर्य से सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जल्द ही मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।